बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान की सियासत में, मीडिया में सिर्फ एक ही मौजू ज़ेरे बहस है और वो है सेनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया है। 3 मार्च को पाकिस्तान के पार्लिमान के ऐवान बाला के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं और आज तकरीबन तमाम ही जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर दिए हैं। उन नामों पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे और थोड़ा सा ज़रा अहवाल सेनेट के हवाले से, सेनेट इंतखाबात का बताएं आपको कि सेनेट के कुल मेंबरान की तादाद 104 होती है और 3 साल के बाद 52 मेंबरान जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं और मार्च 2021 में यानी अगले महीने 52 मेंबरान इसी तरीके से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इस बार 52 की बजाय 48 नशिस्तों पे सेनेट के इंतखाबात होंगे और उसकी वजह यह है कि जो फाटा का इलाका था उसको केपीके में जम कर दिया गया, तो 4 नशिस्तें वो वहाँ से कम हो जाती हैं और इस तरीके से जो 104 नशिस्तें टोटल सेनेट की होती हैं वो कम होकर 100 रह जाएंगी। तो ये तो सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात करें। आज थोड़ा सा हमने देखा कि कल क्योंकि नून लीग का वज़ीराबाद में ज़िमनी इंतखाब को लेकर जलसा भी है, जिसके लिए पीटीआई की तरफ से उस्मान डार उन्होंने भी रिज़ाइन किया है और इसलिए किया है ताकि वो ज़िमनी इंतखाबात जो वहाँ पर मुहिम है वो बाकायदा तौर पर चला सकें। थोड़ी सी ड्रामाई गिरफ्तारी और फिर रिहाई आज हमने देखी अताउल्लाह तारड़ साहब की। जो हुकूमत का मौक़िफ़ आया, जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि वो खुद ही पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ गए थे, उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था। फिर साथ किसी ने ये भी बताया हुकूमत की ही तरफ से कि जी उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो वहाँ से असलहा बरामद हुआ। बहरहाल उनकी रिहाई हो गई। इस पे भी बात करेंगे आज के ये सारा माजरा क्या है। और सेनेट इंतखाबात को लेकर कुछ ऐसे बयानात आजकल आ रहे हैं, अपोजिशन की वो जमातें जो कि ओपन बैलेट की हिमायत करती थीं अब वो ओपन बैलेट के ख़िलाफ़ बयानात दे रही हैं और सिर्फ ये कहती हैं कि हुकूमत की बदनीयती है अगर वो इसको तरमीम को नेशनल असम्बली में लेकर आए हैं या सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं या ऑर्डिनेंस जारी किया है। तो आखिर ये क्या वजह है कि एक जो जिस चीज़ पर ख़ुद ये जमातें माजी में कन्विंस्ड रही हैं आज उससे क्यों इनहराफ किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म साहब के बयानात आपने सुने सेनेट के हवाले से, सेनेटर्स को लेकर वो क्या कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो रेट है सेनेट इंतखाब का वो 50 से 70 करोड़ है। इसके अलावा मुख्तलिफ ओकेजन्स पे वज़ीर आज़म ने 15 से 20 करोड़ की बात की है। अभी असद उमर ने भी आज कहा कि रेट लगना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म का कुछ दिन पहले बयान था कि जी सेनेट के लिए रेट्स लग रहे हैं। तो आखिर ये जो तासुर है कि पाकिस्तान के ऐवान बाला में बैठने वाले लोग हाउस ऑफ फेडरेशन का हिस्सा पैसे देकर आते हैं, अपना वोट खरीदते हैं, ये इस पे भी ज़रा बात करेंगे कि इस तासुर को दूर करने के लिए अगर कोई कोशिश हो भी रही है तो उसमें क्यों ये बदनीयती वाला एलिमेंट जो है वो इस वक्त अपोजिशन की तरफ से सामने आता है, क्यों कहा जाता है कि हुकूमत की इंटेंशन दुरुस्त नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आज कंवल शौज़ब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पीटीआई की, बहुत शुक्रिया कंवल आपका। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका भी बेहद शुक्रिया। सायरा अफजल तारड़ साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम में आगे चलकर हम खुर्रम सुहेल खान लगारी साहब से भी बात करेंगे जो कि पीटीआई के MPA थे जिन्होंने पिछले दिनों पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने CM पंजाब के हवाले से और इस हुकूमत के हवाले से सामने रखे, उसका जिक्र भी करेंगे। लेकिन सायरा अफजल तारड़ साहिबा मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, ये अताउल्लाह तारड़ साहब की गिरफ्तारी का माजरा क्या है? क्योंकि हुकूमत कह रही है कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, वो खुद ही वहाँ गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। फिर कोई ये बयान देता है कि जी उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो वहां से असलहा बरामद हुआ क्या आज? बहुत शुक्रिया सादिया। और मैं खुद इस वक्त वजीराबाद में मौजूद हूँ क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में मैं आई हुई हूँ। ये इंसिडेंट जिस वक्त हुआ है उससे आधा घंटा पहले हम इकट्ठे थे। मैं एक जलसे में चली गई हूँ नाचकला, ये लोग सारे आ गए हैं और अता था, साथ आबिद रजा साहब थे, हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट मियां जावेद लतीफ थे, तौसीफ शाह, सारे जो आए हुए थे PMLN के। ये वो रैली का रूट देख रहे थे जिसमें मरियम बीबी ने 15 को आना है। ये लोग थोड़ा आगे गए हैं तो किसी ने फोन करके बताया कि पीछे एक गाड़ी थी आबिद रजा साहब की, वो रोक ली गई।
अब ये जो कहते हैं ना कि वो खुद बैठे हैं, उस वक्त कम से कम कुछ 100-150 बंदा था, कोई 15-20 गाड़ियां थी जो साथ भी लोग चल रहे थे, पुलिस वाले खड़े थे 2 डालों में और उन्होंने चलती गाड़ी का ताकुब किया। ठीक है। जिस वक्त अगली 2 गाड़ियां निकल गई हैं ना, और वो दोनों भागे हैं और उन्होंने उस चलती डबल कैबिन गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी को खोला है, तलाशी ली है। ये मुझे समझ नहीं आती फिरदौस आशिक साहिबा की और इनकी। वहाँ कोई एक अता नहीं, वहाँ कुछ 500 बंदा विटनेस है क्योंकि मेन रोड है। वहां से उन्होंने बंदा को पकड़ा है, वहां से उन्होंने बंदूक निकाली है। जब इन्होंने आगे फोन किया है तो फिर मियाँ जावेद लतीफ, आबिद रजा और अता तीनों आए हैं और उन्होंने जो 2-3 बच्चे थे वो वीडियो बना रहे थे। फार्मेसी का एक बच्चा था 16 साल का, 2-3 पुलिस वालों ने उनको मारा है, उनसे मोबाइल छीने हैं। उसके बाद उसने ड्राइवरों को मारा है और गाड़ी में ना लिटरली हमारे 2 लोग हैं कि जिनके मतलब चीक्स भी जख्मी हैं और उनके डाल है। अता ने कहा आप क्या कर रहे हैं, क्यों आप इनको लेके जा रहे हैं वहां? तो मैं उन्होंने अता को भी पकड़ा है और उसको गाड़ी के अंदर, अता को इतना शौक होता गाड़ी के अंदर बैठने का, वो थाने क्यों गया है? क्या वहां पे आपको जो फुटेज सामने आई है उसमें ये लग रहा है? ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो हमारे PMLN के सदर हैं मुस्तनसर गोंदल, उनको और एजाज परोया, उनको और अता को ये तीनों पुलिस स्टेशन ले गए। वो जाहिर है जो छुड़ाने में थे। 10 तो इन्होंने हमें मोबाइल वापस किए हैं पुलिस ने। 200 वकील वहां आ गया क्योंकि मुस्तनसर गोंदल साहब बाहर के सदर भी रहे हैं, वकील है। 200 लोगों ने आके थाने का घेराव किया, उन्होंने वहां नारे मारे और उसके बाद ये कहते थे कि आप चले जाएं अता को, हम बंदों को नहीं छोड़ेंगे। 6 बंदे और थे बंदूक। और मैं ये भी सादिया वाजे करूं कि फिरदौस आशिक साहिबान की बातों में खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ उन्होंने कहा कि ये असले की नुमाइश कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमें इत्तला मिली है कि इनकी गाड़ी में असला है। बिल्कुल ठीक है कंवल साहिबा, ये फिरदौस साहिबा का मौकफ जो है वो भी हमने इंट्रो में बताया है। वो क्या कह रही हैं यहाँ पर, सायरा साहिबा ने भी बता दिया कि हुआ क्या वहाँ, क्योंकि ये खुद मौजूद हैं वजीराबाद में। सो ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, मतलब जिससे मजीद एक बदमज़गी जो है वो पाकिस्तान की सियासत में पैदा हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सादिया। देखिए, जब सियासी जलसे जुलूस हो रहे हों और उसमें अगर रैली के साथ 10 लोग असला लेके चल रहे हों या गाड़ियों में असला रखा हो, तो पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का काम ये होता है कि आपने अमन व अमान की सूरत हाल को देखना है। अगर खुदा न खास्ता ये गोलियां चलें, फिर आपका सवाल ये होगा कि पुलिस कहाँ थी, क्यों नहीं उन्होंने जाके देखा, क्यों नहीं उन्होंने रोका? देखिए, वो मुस्लिम लीग नून के बेशक जितने बड़े रहनुमा होंगे, लेकिन रूल ऑफ लॉ या जो आपके कानून और कवायद होते हैं उस पर चेक एंड बैलेंस रखना पुलिस का काम होता है। अगर कोई शख्स असला लेके जा रहा है, पुलिस का काम है उसको चेक करे कि लाइसेंस्ड है या नहीं है। वहां पे जब आपको पता है इस तरह की जब कैंपेन हो रही होती है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है, मुख्तलिफ पार्टीज कैंपेन इकट्ठी कर रही हैं, कोई ओपोनेंट्स हैं, खुदा न खास्ता कोई फ्लैश पॉइंट बने या कोई झगड़ा हो जाए तो उस पर वो असला निकाल के अगर गोलियां चल जाएं, तो फिर सबका तोपों का रुख होगा कि हुकूमत कहाँ सोई हुई थी और इंतजामिया कहाँ थी। तो हुकूमत से पहले इंतजामिया ने जाके चेक जरूर किया होगा, यकीनन वहां पे जो मौजूद थे, कि अगर 10 लोग रैली के सामने असला लेके जा रहे हैं तो चेक करना बनता है कि लाइसेंस्ड है या नहीं है, या रैली में और गाड़ियां हैं तो उसमें भी लाइसेंस है या नहीं है। क्योंकि इनकी रैलियों से अक्सर ना, तो फिर सवाल ये उठा कि भाई अगर वाकई वो रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे, मैं एक सेकंड, तो फिर उनकी रिहाई क्यों मुमकिन? मुझे जरा बात करने देना। जी जी जी, मैं 1 मिनट जरा कंप्लीट कर लूं ना। देखें, इनकी तो रिवायत है, अक्सर असला ना हो तो गाड़ियों में से पत्थर निकल आते हैं, पत्थर ना हो तो डंडे निकल आते हैं, और मुख्तलिफ इदारों पे अटैक करने की पुरानी रिवायत रही है। तो अगर मामला ऐसा नहीं था तो फिर उनकी रिहाई होगी, क्योंकि नाम जो मेरे पास खबर आई हुई है, और वो ये किसी बड़े चैनल ने खबर चलाई है जिसको मैं कोट कर रही हूँ, कि इनके जो डिविजनल प्रेसिडेंट है आबिद कोटला साहब, उनके पीछे पुलिस ने गई जाके तलाशी या उनसे असले की जो लाइसेंस मांगा था। लेकिन क्योंकि अतार तारड़ साहब को शौक है सुपरमैन बनने का और खबरें भी बनवाने का, तो वो बीच में आ गए। अगर ऐसी बात होती तो उन पे FIR कटती और वो बंद होते, फिर ये जोर से शोर मचाते। लेकिन देखें,
जो आपका रूल ऑफ लॉ है या जो इंतजामिया ने जो कार्रवाई करनी होती है उस पे सियासत करने की, चीखो पुकार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप एक जगह पे रैलियां कर रहे हैं और आपको इजाजत भी है तो आप अमने आमा बाकी लोगों का भी उन्होंने ख्याल रखना है, तो आप इन चीजों को अगर आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और खाली सियासत और खबरें नहीं बनवाना चाहते मीडिया पे, तो फिर इस तरह के मामलात पे बयान आना, बुखारी साहिबा ने जमीन आसमान नहीं किया है, सिर्फ उधर से खबरें बनाने के लिए किया जा रहा है। मैंने आज देखा था फिरदौस साहिबा बिल्कुल ऐसा जुमला बयान दे रही थी कि जी शिकस्त नजर आ रही है तो इस किस्म की चीजें कर रही हैं। आपने दोनों तरफ के बयानात सुन लिए हैं, नून लीग की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी। तो ये पाकिस्तान की सियासत के एक रिवायती सियासत, रिवायती इंतखाबात, उसमें जब भी कैंपेन करेंगे तो फिर ये चीज़ें होती हैं, इसको आप उसी तर्ज पे देख रहे हैं, उसी जुमरे में देख रहे हैं, या फिर आज कुछ हटके है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सादिया, मैंने तो शुरू वाला इंट्रो नहीं सुना फिरदौस कमाल साहबा का, लेकिन मैंने अपने दोनों कुली की बात सुनी और मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि तारड़ साहब के साथ आज कोई वाकया हुआ है। देखें, इस किस्म के जो है आप अगर देखें तो ये मैं समझता हूँ कि पंजाब की सूबाई हुकूमत का, देखें हम पहले भी कहते थे सिक्योरिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। हमने सब ने इलेक्शन लड़ने, हमारे लिए पीटीआई के हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है उनकी लीडरशिप है, उनकी ज़िंदगी सबसे पहले अजीज़ है। इस तरह में बाकी सियासी जमातों के जो लीडरान है या वो है उनकी भी मतलब है कि इसी तरह अजीज़ है, क्योंकि इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जो है जो लोगों की ज़िंदगी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, अमन अमान फर्स्ट प्रायोरिटी। देखिए आजकल जो सिचुएशन है इस मुल्क में वो सबके सामने है, जिस तरीके से आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। अगर उनके पास अगर असला है तो अपनी सिक्योरिटी के लिए उसको ये तो नहीं था कि वो किसी मतलब है कि खुदा न खास्ता किसी ऐसे उस पर जा रहे हैं क्योंकि हो, तो ये एक नॉर्मली होता है। पंजाब पुलिस का माजी में भी ये रहा है और हमेशा पुलिस जो है वो शाह से शाह के वफादार बनने की कोशिश करती है। तो ये चीजें, इस किस्म के एक्ट जो हैं वो मतलब है कि नहीं होने चाहिए पॉलिटिक्स से। देखिए अगर ये चीज आज अगर आप देखें सिंध में हो जाती तो मुझे तो पता था कि मेरे पीटीआई के जो तर्जुमान है वो आज क्या कर रहे होते, इनकी वहाँ पे अपोजिशन क्या कर रही होती। ये मतलब है कि इनके यहाँ फेडरल में या बाकी सूबे तर्जुमान क्या कुछ नहीं कर रहे होते कि सिंध हुकूमत ने हमारे साथ ये कर दिया या वो कर दिया। तो इस चीजों को मैं नहीं समझता कि हमें जो है किसी भी पार्लियामेंटेरियन की या किसी पॉलिटिकल पोजीशन ये उसकी जो अगर उसकी अगर इस किस्म की अगर वो इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जाए, हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये एक रिवायत बन चुकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं पर भी होता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है ऑपोजिशन। पीटीआई के साथ आप कह रहे हैं कल ऐसा ना उनके साथ ये हो रहा हो। चलें, मैं मूविंग ऑन में आगे ये सायरा साहिबा आपका जरा मौकफ, क्योंकि नून लीग के भी आज नाम सामने आ गए हैं, सेनेटर्स के, पीटीआई के भी आ गए हैं, पीपल्स पार्टी के भी आ गए हैं। अब इसमें ये जो बार बार आप लोगों की तरफ से अब कहा जाता है कि जी हुकूमत की बदनीयती है, सेनेट इंतखाबात के ओपन बैलेट की बात कर रहे हैं या नेशनल असेंबली में तरमीम लेकर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि माजी में आप लोग खुद ये कहते रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ओपन बैलेट हो। अगर आज मौका मिल रहा है तो फिर उसके मुखालिफ बयानात क्यों आ रहे हैं? आप अपने मौक़िफ़ से क्यों इनहराफ कर रहे हैं? देखें सादिया, जो वीडियो सामने आई है उस वीडियो में पैसे लेने वाले पीटीआई के, देने वाले पीटीआई के, वीडियो बनाने वाले पीटीआई के, और वही शख्स फिर दोबारा इनकी टिकट पे इलेक्शन लड़ता है और इनका वजीर बनता है। इन्होंने जो खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किया, मुझे पता है अब इसके जवाब में बड़े दलाइल आएंगे। ये इस वक्त जो हमारा मौकफ है ना वो ये है कि हुकूमत इस वक्त खौफजदा क्यों है। फिर अगर सीक्रेट बैलेट जो कुछ चेयरमैन सेनेट में हुआ है, फिर हम कहते हैं ना सारा ओपन हो, तब क्यों ये छुपे? उस वक्त जब ये सारा कुछ हुआ उस वक्त इमरान खान को करप्शन नजर नहीं आई, उस वक्त इमरान खान की मोरालिटी कहाँ थी? उसके फौरन इलेक्शन के बाद क्या हुकूमत को चाहिए नहीं था कि कहती कि आओ बैठते हैं, आए अपोजिशन वालों हमारे साथ बैठो और मिलकर ये तरमीम करें।
मतलब जब सेक इनके अपने तक पहुंचता है तो इनको तब लेजिस्लेशन भी याद आती है, तब उबल वतनी भी याद आती है, तब करप्शन का शोर भी होता है। मतलब अगर उस शख्स पे इतना इल्जाम था तो उसको लिया क्यों? इनके दाएं बाएं जितने लोग बैठे हैं वो कितने करप्ट हैं? क्या कल मुझे किसी ने तस्वीर भेजी, जहांगीर तरीन साहब सारे एमपीएस को इकट्ठे 5-6 एमपीएस उसमें बैठे थे, जिनकी बोली लगती थी और जिनको जाके वजीर इमरान खान से मिलाया जाता था और वो दुपट्टे पहनाए जाते थे। और अच्छा, मैं आपको चलिए मैं एक चीज, ये आपकी बात, चले मैं उनको ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान के क्या 35-40 सालों से हम हर सेनेट इंतखाब में यही नहीं देखते, और ये अलमिया है किसी एक जमात का नहीं, सारी सियासी जमातों का, कि लोग पैसे देकर सेनेट में आते हैं। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और सिर्फ सेनेट में नहीं, इनको ये सब करना था ना। हमें अगर निजाम को, हम इस काबिल नहीं है, हमारी कौम, हमारे पार्लियामेंटेरियन अगर इस काबिल नहीं है कि जो दुनिया में जिस तरह रिवायत है पार्लियामेंट की या डेमोक्रेसी को, नहीं तो फिर करें, फिर सब चीज ओपन करें। वंस यू आर इलेक्टेड उसके बाद फिर जो भी है ना उसको शो ऑफ हैंड करें, उसको ओपन बैलेट करें, लेकिन उसका कोई तरीका है। इस वक्त इनको लग रहा है कि इनको इस दफा इनकी शामत आनी है या जो भी है, मुझे नहीं पता। फैसल वाडा को इन्होंने सेंसर, मतलब आप ये क्या मोरालिटी की बात करते हैं? वगैरह जो हैं वो नहीं करेंगे इनके लोगों को वोट। फैसल वाडा को वो चूंकि नाअहल होने लगे थे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिले किया, इन्होंने उनको वहां से सेनेटर बनवा दिया। मतलब एक शख्स आपका एमएनए है, उसको सेनेटर क्यों बनवा रहे हैं? इसलिए कि वो ड्यूल नेशनल था और उसके खिलाफ केस आना था। तो सादिया, ये जो मोरालिटी की, करप्शन की बात करते हैं और कोई भी इस तरह की कानून साजी हो, वो ऑर्डिनेंसेस से नहीं होती। मतलब आप एक पार्लियामेंट का अमल है जिसके लिए आप ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। ठीक है कवल शौजब साहिबा, ओके कवल शौजब साहिबा, ये आपने मौक़िफ़ देख लिया। मैंने सवाल इसीलिए किया था कि माजी में ओपन बैलेट के हक में जो चीज़ आती थी, अब उसके खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है या मौक़िफ़ आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि वो कहते हैं कि अब आप लोगों को अपने लोगों पर एतबार नहीं है कि वो वोट करेंगे। इसकी वजह सादिया ये है क्योंकि ये मुनाफिक हैं, ये सियासी मुनाफिक हैं, ये लिखते कुछ और है, कहते कुछ और है, मगर इनके अमल जो है वो बिल्कुल इनके लिखने और इनके कहने से 180 डिग्री ऑपोजिट होता है। 2006 में ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं, सायरा अफजल तारड़ साहिबा को पता होगा, इन्होंने पढ़ा होगा, ये 23वीं शेख। उस वक्त पीटीआई किसी ऐवान में नहीं थी, ना पीटीआई के लोग बिकते थे ना खरीदे जाते थे, आपके लोग बिकते थे और आप ही खरीदार होते थे। उससे पहले नवाज शरीफ साहब, इन्होंने कहा जी इन्होंने रिवाइट डाली, वो उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन नवाज शरीफ साहब भागे भागे लेने गए थे और फ्रॉड करके खा गए थे। छांगा मांगा की सियासत नवाज शरीफ साहब ने शुरू की थी, ना इमरान खान ने की थी, ना पीपल्स पार्टी ने की थी, आप लोगों ने की थी। इस मुल्क में अगर करप्शन की किसी ने दाग बेल डाली है तो उस अजीमुशान हस्ती का नाम नवाज शरीफ साहब है, जिनकी ये पार्टी के सारे लोग हैं, इन नौरतन सारे। मेहरान बैंक का स्कैंडल नवाज शरीफ साहब के ऊपर आया था। पैसे खाने, खिलाने, मंडियां लगाने, खरीदने और बिकने का सबसे मेन काम जो कारोबार शुरू किया वो पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क ने किया, जो इनकी जमात है। अब जहां तक फैसल वाडा की बात कर रही है तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि वो डुअल नेशनल नहीं है, आप चेक कर लीजिए अभी। लेकिन ये हमारी मर्जी है, ये हमारी डिस्क्रिप्शन है कि हमने किस खिलाड़ी को कहां से लेकर आना है। हम पार्टी के बाहर से लोगों से पैसे मांग के नहीं ला रहे हैं, उसको रोजाना कोर्टों में घसीटा जा रहा है, टेक्निकलिटीज पे बिठाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सादिया अब्बासी साहिबा की तरह छुपा के डुअल नेशनलिटी लेके बैठा हुआ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला सेनेट का तो इन्होंने वैसे ही मान लिया कि उसको बनवा दिया गया है, तो मैं मुबारकबाद इनको भी देती हूँ, कबूल भी करना। एक सेकंड मेरी बात सुन ले, छोड़ी नहीं थी, मैं झूठ ना बोल रही हूँ ना, मैं झूठी जमात से मेरा ताल्लुक है। आप तैयार हो जाए, सेनेट में इंशाल्लाह ताला जब फैसल वाडा धाड़ा करेगा ना शेरों की तरह, तो लग पते जाएंगे सबको। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फैसल करीम कुंडी साहब, आपने पहले ब्रेक पे जाने से पहले जो डिस्कशन हो रही थी वो सुनी होगी। सेनेट के हवाले से बड़े अरसे से बहस चल रही है, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, हुकूमत नेशनल असेंबली में क्यों आई, अगर सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी, अगर सुप्रीम कोर्ट गई थी तो फिर ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए, ये तमाम चीजें हैं। अब मुझे बताएं कि सेनेटर के लिए ये जो तासुर है, ये नहीं है कि सारे के सारे जो सेनेटर्स बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर आते हैं, बट एक बहुत मजबूत तासुर है। और अभी इस बार भी आपको लग रहा है कि यही चीज चल रही है, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, ये जंग अपनी जगह पर है। फिर किसने कितना पैसा लगाया, विफाकी वुज़रा खुद आपको रेट बताते हैं। वजीर आजम बलूचिस्तान के लिए 50 से 7 करोड़ का रेट बताते हैं। वजीर आजम ने कई बयानात पिछले दिनों में दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जी रेट लगना अभी से शुरू हो गए सेनेट के लिए। देखिए सादिया, मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है पॉलिटिकल के लिए कि अगर सियासतदानों का ये काम और ये बातें हो रही हैं कि जी वोट बिक रहे हैं या वोट खरीदे जा रहे हैं या ये कुछ हो रहा है। और जो मूवी है ये वो भी बड़ी मतलब है कि एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए शर्मनाक बात है। लेकिन जहां तक आप कहें कि जी ये इसको ओपन बैलेट के जरिए या जो भी है उसके जरिए होना चाहिए था। देखें, हुकूमत के पास वक्त था। 1 साल पहले तकरीबन गालिबन इतना अरसा हुआ है, 8 महीने पहले वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम ये जो है मसौदा लेके आ रहे हैं और हम अपोजिशन से रब्ता करेंगे और हम चीज करना चाहते हैं। उसके बाद खामोशी इख्तियार की गई। अब जब सेनेट इलेक्शन सर पे आ गया, फिर उन्होंने ये चीज की और उन्होंने कहा कि और फिर देखें, एक तरीका होता है पार्लिमानी तारीख में तरीका, हमने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए हैं, हमने भी बिल पास कराए हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप जाएं और टीवी के जरिए या पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करें। आपने क्या कमेटी बनाई, अपोजिशन जमातों के साथ रब्ता किया, कुछ भी नहीं किया और कहते हैं आप हमें वोट करें। इस तरीका से पार्लियामान नीचे, फिर आप जाके सुप्रीम कोर्ट में अपने जो है चले गए उस चीज को लेके। देखिए, कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है। उसमें एक चीज देखें, हम इनको अगर हमारे साथ ये बैठते, हम इनको बताते बिल्कुल ये होना चाहिए। उसके साथ साथ हम ये भी बताते कि जी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन, डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है, ये भी आइन को कि भाई ने अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कराने हैं या अंडर इलेक्शन एक्ट कराने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाहिर है आला तरीन अदालत है, सभी को काबिल कबूल होगा। और ऑर्डिनेंस जो है वो उससे मशरूत कर दिया गया है। मेरे ख्याल में देखें आप सबसे देखें, जब ये बात हुई, आपका ऑर्डिनेंस आया, आप सुप्रीम कोर्ट पे को प्रेशराइज कर रहे हैं, आप जो अदालतों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। उसके साथ साथ फिर आपने जो ये वीडियो रिलीज कर, देखिए अब उसमें क्या है, बनाने वाले भी पीटीआई वाले हैं, लेने वाले पीटीआई वाले हैं, रिलीज करने वाले पीटीआई वाले हैं, मतलब सब कुछ पीटीआई वाले। अब देखिए आपने क्या जी, आपने जो है वहां के लॉ मिनिस्टर जो सुल्तान साहब थे उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया। लेकिन आपके अपने पार्लियामेंटेरियन, आपके अपने एमपीए 3 साल पहले कहते हैं, जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने वीडियो देखी है कि एमपीए पैसे गिन रहे हैं, उस वक्त कहा था आपके एक एमपीए ने, सिटिंग एमपीए ने, कि हमें परवेज खटक साहब ने असद कैसर घर ये पैसे दिए थे, जो कि उस वक्त सीएम थे और स्पीकर थे। आपने क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया? आपने कमेटी बना ली जो कि आपकी अपनी पार्टी के तीर रंग है। चाहिए तो यह था कि पार्लिमानी कमेटी होती, इसे खत्म होनी चाहिए। हम तो कहते हैं पार्लिमानी कमेटी होती, पार्लिमानी कमीशन होता और ये फैसला करता। लेकिन उससे पहले परवेज खटक और असद कैसर से आप रिजाइन लेते, जैसे आप हमें मॉरलिटी के सबक सिखाते हैं, उनसे रिजाइन लेते। उसके बाद अगर वो क्लियर हो जाते, अपने ओहदों पे वापस आ जाते। लेकिन इस वक्त जो है वो कंट्रोवर्शियल है। जैसे हम कहते हैं ना, आप इल्जामात न करें, कैरेक्टर असेसिनेशन लोगों की न करें, आज वही आपके साथ हो रहे हैं। आप आज असद कैसर से और परवेज खटक से इस्तीफा लें, उनको क्लियर करें। जब वो क्लियर हो जाए तो बिल्कुल उसको अपने ओहदे पे रहना चाहिए। अब जब तक वो क्लियर नहीं है, वो सिलेक्टिव लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर ली आपने और बाकी लोग जो हैं उनको आपने छोड़ दिया, जाने दिया, उनसे पूछगछ हो, पार्लिमानी कमेटी बनाई जाती है, उनसे इस्तीफे लिए जाते। कबल साहिबा जी मुकम्मल कर लें पहले फैसल साहब। जी मैं सिर्फ माजी में परवेज खटक साहब ने ज़ियाउल्लाह बंगश के साथ, एक मिनट कमल साहब, ज़ियाउल्लाह बंगश को इन्होंने इनके साथ किया, ज़ियाउल्लाह अफरीदी के साथ माजी में किया परवेज खटक ने। उसके बाद अगर आप देखें हमारे शौकी ज़ुल्फ़ी के साथ पिछली हुकूमत में क्या हुआ, उनको भी इस तरीके से कुर्बानी का बकरा बनाया। अब जो है इन्होंने लॉ मिनिस्टर को कुर्बानी का बकरा बना दिया। अब देखें कि परवेज खटक का अपना भाई चीफ से कह रहा है कि वो सूबाई वजीर है वहां पे उनकी पार्टी का, वो खुद कहता है लियाकत खटक कि जी मेरे भाई, ये है मेरा भाई हुआ है, अपना भाई उनके खिलाफ लड़ा। फिर परवेज खटक क्या बयान देखें कि इमरान खान मेरी वजह से बैठा है, आज चाहूं तो इमरान खान को मैं इधर उधर कर दूं। दूसरी बात तो क्लेरिफिकेशन कर रहा था, लेकिन जब जो शख्स ऐसी बातें करता है, माजी में वो शेरपा साहब के साथ रहे, उधर उन्होंने ये काम किया, पीपल पार्टी में रहे, तो माजी उनका जो है सारा इस चीज का अक्कासी करता है। आप परवेज खटक के उठा रहे हैं एसीआर, उसके देखें उसकी माजी में, उसके देखें क्या क्या किन की पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं किया।
तो ये कल आपके साथ नहीं कर सकते ये चीज। चलें, कंवल साहिबा, योर रिस्पॉन्स। देखें जी, जो ये कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई के लोग थे, वही दे रहे थे, वही ले रहे थे और वीडियो बना रहे थे, ऐसी बात नहीं है। सामने जो अली बाटा साहब बैठे हुए थे वो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा है। दूसरी बात ये है, लॉजिकल जरा सुन लें कि पैसे लेके वोट किसको डले हैं, बहरा मंतंगी को, रुबीना जो खालिद हैं, तो क्या परवेज खटक साहब और हमारे जो मासूम से स्पीकर साहब हैं, इंतहाई ईमानदार, वो अपनी पार्टी को पैसे दे रहे थे कि जाके पीपल्स पार्टी के लोगों को वोट दे दो? कोई लॉकस स्टैंड आई होती है? हमने अपने 2 वोट जो है वो अपने ही पैसों से इनको जाके देने थे। तो राय मेहरबानी इन्वेस्टिगेशन करे और चीजों को तोड़ मोड़ के पेश ना करे। वहां पे जिसकी शक्ल नजर आ रही है सिगार पीते हुए, और जो बरमला फरमा रहे हैं कि ये नोटों की दथियां नहीं है, ये वो किताबें हैं जो हमें बचपन से पढ़नी सिखाई जाती हैं कि एक कायदे आजम लाल नोट पे किस रंग के टोपी पहनी हुई है या नहीं पहनी। इस किस्म की बातें ना करें। आपके पास ऑन रिकॉर्ड आ गया है, थोड़ा हिम्मत करें और इन लोगों को पकड़ें। जरदारी साहब ने ओपनली 4-5 जगहों पे उनकी स्टेटमेंट है कि हम आपको सेनेट भी नहीं जीतने देंगे। बलोचिस्तान में उन्होंने हुकूमत गिरा ली, और जो सादिक संजरानी साहब है वो हमारे और आपके मुश्तरका कैंडिडेट थे। बाद में आप उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ गए। ये बातें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा, सादिया एक मिनट मुझे मौका दीजिए प्लीज। देखिए, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जहां पर ये अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें आप सारे कह रहे थे कि तमाम सेनेटर्स, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल नहीं कहा कि सारे सेनेटर इस तरह आते हैं। उन्होंने कहा कई लोग इस तरीके से आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से, ये लोग भी अच्छे लोगों को लाए। हमारे भी वर्कर आए, फैसल जावेद हैं जो जिनका 4,375 रुपए का बिल है। स्पेसिफिकली उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया कि जी बलूचिस्तान का जो रेट है वो 50 से 70 करोड़ है, और वो बंदा जो बलूचिस्तान से आएगा वो फिर ऐसे ही तो नहीं आएगा। और ओवरऑल उन्होंने सेनेट की बात की कि सेनेट का रेट अभी से लगना शुरू हो गया है। सो वैसे इस दफा बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन इस दफा क्या रेट चल रहा है सेनेट का? मैं जरा 1 मिनट मुझे मौका दें। बलूचिस्तान की असेंबली से 3.5 आपके पास अगर वोट आते हैं तो आप सेनेटर बन जाते हैं। तो इसलिए रेट जितना कम लोग होंगे उतना ज्यादा रेट है। पंजाब हाईएस्ट होता है, अभी बलूचिस्तान से जो नाम लेकर आए हैं अब्दुल कादिर साहब का, उस पर आपकी पीटीआई बलूचिस्तान एहतजाज कर रही है। उन्होंने अपना इजलास बुला लिया उनके नाम पर, जिनका नाम आज फाइनल हुआ है। देखिए, उनका पूरा राइट है। हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, वहां पे वर्कर आवाज उठाता है अपने लोगों के खिलाफ भी। वहां पर यह नहीं होता है कि एक दफा बस ऊपर के लोगों को लाके बिठा देंगे तो वो खामोश रहेंगे। हमारे लोग यही, इन्हीं की स्टेटमेंट्स है ना कि अगर उन्हें बंदा अपनी मर्जी का पसंद नहीं आएगा, वर्कर पसंद नहीं आएगा, वो वोट नहीं देंगे। तो हम यही बात चाहते हैं कि आप लोगों ने जो लिख लिख के मुनाफिकाना ये दी हुई थी बातें कि करप्शन होती है, फ्लोर क्रॉसिंग होती है, लेकिन आप इस पे से पर्दे उठाना नहीं चाहते। 2019 में एहसन इकबाल खड़े होकर कहते हैं हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया अपोजिशन, अब हम ओपन आइडेंटिफाइबल वोट से जाएंगे। आज वो मिंग मेख निकाल रहे जी, इसमें ऑर्डिनेंस में ये हो गया फलाना। 2015 में जब नवाज शरीफ वजीर आजम था और इन्होंने उस वक्त डिलिब्रेशन शुरू की कि ओपन आइडेंटिफाइबल वोट होना चाहिए, सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान ने उसको इंडोर्स किया, लेकिन ये फिर मुकर गए। इसलिए कि जो सियासी मंडियां लगती हैं जमीरों की, वहां खरीद फरोख्त करने वाले व्यापारी ये खुद ही हैं। चोर रास्तों से इन्होंने खुद आना होता है, इन्होंने कंट्रोल करना होता है। यही तो बात करना हमारे मेंबर जैसे भी हो आ जाए। आप लोग सब कन्विंस्ड हैं, आप लोग कहते हैं कि जी सियासी ये जमीर की मंडियां लगती हैं, सेनेट में आप वोट बेचते हैं, पैसा चलता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लेकिन फिर उस पे सब लोग आपस में इस चीज पर कन्विंस होने के बावजूद भी उसके कलाकमा करने पर इत्तेफाक नहीं करते हैं। जो अब्दुल कादिर साहब का मैंने जिक्र किया, बलूचिस्तान से आप लोगों ने नाम दिया, वो इस्लामाबाद से हैं। आपकी पीटीआई बलूचिस्तान वहां पर एहतजाज कर रही है। सिर्फ आपकी पार्टी नहीं, वहां हर पार्टी में देख लें, पीपल्स पार्टी में यूसुफ रजा गिलानी का नाम आ रहा है इस्लामाबाद से, हालांकि वो इस्लामाबाद के नहीं है। पीपल्स पार्टी की पलवशा खान को लाया जा रहा है सिंध से, हालांकि वो सिंध से नहीं है। पीएमएलएन में मोहम्मद जुबैर को पंजाब से टिकट दिया जा रहा है, हालांकि वो पंजाब के नहीं है। सो ये हर पार्टी के अंदर इस तरह की चीजें हैं अपने उम्मीदवारों को लाने के लिए। अगर ये कहा जाए कि नवाजा नहीं जाता किसी भी पार्टी में तो वो भी गलत होगा, पैसा नहीं चलता वो भी गलत होगा। एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक से वापस आए क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज जिन लोगों के नामों का ऐलान किया गया है तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, अब उनकी जांच पड़ताल जो है उनके नामों की, उनके कागजात की होगी, स्क्रूटनी होगी। और ये भी इस बार किया गया है कि क्योंकि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने नैब से ये दरख्वास्त की है कि वो उन तमाम जो उम्मीदवार हैं जिनके नाम सामने आए हैं उनके क्लियरेंस जो हैं वो दें। तो नैब से पहले क्लियरेंस होगी और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकी चीज़ें आगे बढ़ाएगा। सायरा साहिबा, सेनेट के हवाले से डिस्कशन अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले हो रही थी वो भी आपने सुनी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि बहुत सारे बयानात अभी कंवल साहिबा ने भी गिनवा दिया। एहसन इकबाल क्या कहा करते थे, 2014 में आप लोगों ने खुद कोशिश की, लेकिन इसका कोई मंतकी अंजाम जो है वहां तक ये मामला नहीं पहुंच रहा कि जिस पर आप लोग सब मुत्तफिक हो सकें। सो अगर ये कोई अच्छा काम हुकूमत कर भी रही है तो चलिए उस चीज को देख लें आप, और ना देखें कि कर कौन रहा है। मान जाए सारे के सारे आप लोग ओपन बैलेट के लिए। मैं आपको बताऊं साथिया, कोई भी चीज करनी हो ना हुकूमत ने, लेजिस्लेशन कोई करनी हो, कानून साजी करनी हो, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप ऑपोजिशन से राब्ता करें, आप मिल के बैठें, आप इस तरह का माहौल पैदा करें पार्लियामेंट में और मुल्क में कि आप मिल के बैठ के बात कर सकें। पिछले जब से इनकी हुकूमत है, ये इनकी जमात में एक बंदा ऐसा नहीं है, और अगर कोई होता है तो उसको इतना ये बुली करते हैं, और वजीर आजम इस तरह उसको कहते हैं कि तुम अपोजिशन से मिले हुए हो, कि कोई चीज ये बैठ के कर नहीं सकते। तो हर चीज अपने इनके मतलब के लिए करते हैं, इस तरह चीजें नहीं होती। इनको ये माहौल पैदा करना पड़ेगा। इनको अगर मिल के बैठना है, ये हर चीज से हमें कहती है मुकर जाते हैं, मुनाफिक ये मुकरे हैं। नैब का कानून इन्होंने लाना था और इन्होंने कहा कि हम आपसे बैठ के ये शिक करेंगे, लेकिन वो नहीं कर सके। वो मुझे ये लग रहा है कि ठीक है, लेकिन आप लोग बिल्कुल ही अपना जो नैरेटिव पास्ट में आप लोगों ने सेनेट इलेक्शन को लेकर रखा, उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ बयानात आने लग गए ना आपके रहनुमाओं के। आप लोग कहते थे कि जी होना चाहिए ओपन बैलेट। 2014 में खुद आप लोगों ने कोशिश की, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, नहीं कर सके, सियासी जमातों के तहफुजात आ गए, हालांकि पीटीआई उस वक्त सपोर्ट करने को तैयार थी। आज आप कहते हैं कि जनाब ये तो आप अपने अरकान का हक जो है वो छीन रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कि आप उनको कहें कि वोट दिखाएं और बताएं, ये उनका हक है, वो जिस मर्जी को करना चाहें। आपने तो अपना नैरेटिव ही तब्दील कर दिया सीक्रेट बैलेट के खिलाफ अपना ये मौकफ बताने में। अगर हमें ये सब करना है ना, तो उसके लिए कोई एक चीज नहीं होगी कि आप सिर्फ सेनेट को करें, उसका भी पूरा प्रोसेस है। वैसे ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट की सीक्रेट ना हो, सिंपल बताओ कि जिसकी मेजोरिटी है उसका सेनेट हो जाए चेयरमैन, फिर आप बाकी नेशनल असेंबली में भी करें। देखिए मेरा मकसद ये है कि कहीं बोली लगती है, कहीं पे आप फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, कहीं पे आप प्रेशराइज होते हैं। जब आपके बंदे इस तरह के हैं और कॉल वजीर आजम के अगर ये बताओ मार है और ये पैसे चलते हैं, तो फिर हर चीज आए ना, फिर बैठ के करें, फिर चूज नहीं होगा, नहीं होगा। जो चीज आप चाहे हो ये हो, और जो चीज आप ना चाहे बताओ। पिक एंड चूज नहीं होगा, फिर हर चीज में होगा। राइट, ओके। आई थिंक आप अभी इस वक्त जलसे में हैं, वो थोड़ा बैकग्राउंड में आपके शोर भी आ रहा है, तो मुझे आपकी थोड़ी समझ सही से नहीं आई आखिरी जो आपने बात की है। लेकिन फैसल कुंडी साहब, मूविंग ऑन, ये जो बात कर रहे हैं, कंवल साहिबा ने भी आपको पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें गिनवा दी हैं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में क्या हुआ, बलूचिस्तान वाला मामला, सारी की सारी चीज़ें। सो कहीं पर भी कोई भी जमात, सियासी जमात इस चीज़ से अपने आप को बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकती कि किसी भी वक्त में वो इसमें शामिल नहीं रही इन तमाम चीज़ों का जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं। आप लोगों ने भी अपने अरकान के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, नहीं हुई। आपने कहा हमने आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं, नहीं हो सका। सो अगेन सेम क्वेश्चन कि आप लोग अब किसी चीज़ पर इत्तफाक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और ये आप भी जानते हैं कि भाई ये इलेक्शन होगा तो उसके बाद पीपल्स पार्टी भी सेनेट की अपॉर्चुनिटी जाने तो नहीं दे सकती थी। आपने अपोजिशन की तरफ से पीटीआई के बाद सबसे बड़ी जमात बन जाना है सेनेट के अंदर। देखिए साथ में दो तीन बातें हैं। अब कानून साजी करना मेजॉरिटी हुकूमत का काम है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना हुकूमत का काम है, लेकिन एक तरीकार है। आपने माजी में हमारी हुकूमत में भी आप ये टीवी में आप एक बहुत लंबा तजर्बा है और आपने देखा है किस तरीके से कानून साजी 18th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट
जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, यूनिवर्सिटी हुई थी, किस तरीके से हुई थी, कैसी कमेटीज बनाई गई थी, वो सब आपके सामने जगह जो बनी है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने कहा, देखें हमारे जब 14 मेंबर्स ने फ्लोर क्रॉसिंग की, उनको जो इन्होंने खरीदा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अदम एतमाद में, उस वक्त कैसे नाच गा रहे थे और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे और ये संभाल नहीं जा रहे थे। हमने भी उस पर तहकीकात की और हमारे जो केपी से हमारे एक सेनेटर खानजादा खान साहब, उनसे हमने इस्तीफा लिया, उनका इस्तीफा हमने कबूल किया, उन्होंने सेनेट से उनसे रिजाइन करवाया। लेकिन उसी के बेटे को पीटीआई ने टिकट दे दी, आज वो इनकी टिकट पे एमपी सेनेटर है, अभी वो रिटायर हो रहा है, लेकिन इन्होंने टिकट दे दी। मतलब है हम जो भी गन निकालते हैं तो यही एक्सेप्ट करते हैं। आज इनके देखें, इनके पास को मैं कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं इनको क्या बताऊं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि ये जो पार्टियों के लिए कंवल साहबा मुनाफिक का लफ्ज इस्तेमाल कर रही थी, अगर मैं चाहूं तो मैं क्या क्या अल्फाज इनकी लीडर के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा। लेकिन मेरी इसको रिक्वेस्ट होगी, अगर ये अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे, इससे बड़े दर्जे के अल्फाज इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आगे मेहरबानी करें कि मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल लीडर की एक रिस्पेक्ट है और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वरना हमसे भी फिर ये उम्मीद फ्यूचर में न रखें कि हम वो, मैं वार्निंग इनको दे रहा हूँ, अदरवाइज हम, क्योंकि फिर आपका प्रोग्राम आप नहीं कोऑर्डिनेट कर सकें प्रोग्राम को। जहां तक इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बहुत अच्छी बात है कि इनको ये अब एक अच्छा डॉक्यूमेंट नजर आया। माजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये क्या बात करते थे, ये चार्टर ऑफ डेकोइटी है, पता नहीं क्या क्या बात। आज इनको हमारा एक चार्टर जो है वो एक मौजबाना, एक अच्छा, एक उसकी तावीज बनाए हुए उन्होंने, और तावीज हर वक्त साथ घुमा रहे होते हैं। हमने की, हम अभी भी कहते हैं कि हो, हम भी कहते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन आप लोग उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ना, आप जब आपको 5 साल मिले ना, पीएमएलए जब उनको 5 साल मिले, अमल नहीं करवा सके आप लोग भी। नहीं साथियों, देखें हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, हमने उसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोशिश की और हमने की। हम बहुत ऐसे इश्यूज करना और भी चाहते थे, लेकिन हमारे जो उस वक्त के अपोजिशन थे या कुछ लोग थे जो हमारे साथ एग्री नहीं कर रहे थे। ओपन बैलेट वाली बात कर रही हूं। ठीक है। अब बात यह है, अच्छा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो पीएमएल और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ है, इन्होंने शामिल होने हमें रिक्वेस्ट करते हैं, हम शायद इनको भी शामिल उसमें मीटिंग करने के बाद कर लें, लेकिन इनको हमारे डॉक्यूमेंट्स पसंद आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। लेकिन देखें ये बातें जब ये कहते हैं ना कि बैरमंद कैसे बना है या रुबीना खालिद कैसे बनी है, आप मुझे बताएं कि जी इलेक्शन जो सेनेट का होता है वो अभी भी पीडीएम की जो है केपी में 41 सीट्स हैं, ठीक है, अपोजिशन जमातों की। अब कल अगर कोई बन जाए बोले कैसे बने हैं, प्रॉब्लम ये है उसमें हमारे साथ अपोजिशन जमातें थी, फिर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी पे थी। लेकिन जब हम नहीं कह रहे, हमने कभी भी नहीं कहा, आपके अपने एमपीए कह रहे हैं कि परवेज खटक और असद कैसर बोला वैसे उसके अंदर, आज असद कैसर आपके लिए फरिश्ता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी बयान पे कायम रहो, ऐसा न हो कि हफ्ते बाद या कुछ अर्से बाद ऐसा न हो कि उसके खिलाफ भी आप लोग जो है ना वो मतलब है कि उसकी कोई मतलब सूरतें पढ़ना शुरू कर दें जैसे बाकी लोग पढ़ते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं कहा, आपके अगर अपने एमपीए तौसा के और डेर गाजी खान कहें कि आपके सीएम जो हैं वो कब्जा माफिया के सरगना है, हमने तो नहीं कहा। आज इनके एमपीए जो है, अभी आप बता रहे थे जो इनके एमपीए जो कह रहे हैं कि जी हम जो कहते हैं, लेकिन वो एमपीए जो थे वो एमपीए जहाज वाले जी, वो खुर्रम लगारी साहब जो हैं इनके अभी पिछले दिनों वो आजाद हैसियत में लड़े थे, उन्होंने बाद में पीटीआई ज्वाइन कर ली थी, उनको एतराजात हैं, तहफुजात हैं सीएम साहब पे और कोई काम न होने पर, तरक्याती फंड्स का मामला भी है, पीटीआई। ठीक है, ओके कंवल साहिबा, योर रिस्पॉन्स, ये जो अभी बात कर रहे हैं कि भाई पूछ लें आप स्पीकर साहब को भी अपने और परवेज खटक साहब को, ये वो नहीं कह रहे हैं, आपके अपने एमपीएज ऑन रिकॉर्ड हैं, उनके बार बार बयानात आ रहे हैं उनको लेकर। जी, वो जो बैद साहब हैं जिनको हमने निकाल दिया था इसी अपना ज़मीर बेचने पे, और उन्होंने कुरान पाक उठा के आके कह दिया था कि जी मैंने तो इस तरह का कोई काम नहीं किया, लेकिन फुटेज में वो पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे शख्स की बात इनको बहुत हीरोइक लग रही, क्योंकि इन्हें सूट करती है ना। जो बात पीटीआई के खिलाफ कोई निकाला हुआ शख्स कहेगा वो हमें गुलदस्ते तो नहीं देगा। आप उबैद की बात को मान रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर आप फुटेजेस देखें, उसमें कहीं आपको परवेज खटक या आपको स्पीकर साहब नजर आ रहे हैं, और वैसे भी अब कमेटी बन गई, वो प्रोब करेगी। इन्होंने पैसे लेके इनके सेनेटर्स को जाके वोट दिए, और जो गुडविल जेस्चर ये मांग रहे हैं, तो अगर इतनी गुडविल किसी ने देनी होगी तो वो ओपन आइडेंटिफाइबल वोट में भी दे देगा। मैं सायरा तार साहिबा को भी कहूंगी कि जिस तरह वो फरमा रही थी कि जिन्होंने टाइम नहीं लगाया, इनको तरीक़ेकार नहीं आता, 31 मई 2018 तक इनकी 2/3 मेजोरिटी वाली जमात हुकूमत कर रही थी, इनको जरूरत नहीं थी ना किसी पीपल्स पार्टी की ना पीटीआई की कि इनके साथ बैठते तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती, ये कर सकते थे।
दूसरी बात ये ना, इन्हें मेरे मुनाफिकाना कहने पे बहुत तकलीफ हुई, मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं मिसालें दे के वाज़े करूंगी कि जो बात मैंने की है वो सच की है, क्योंकि मिसाक जमहूरियत आप दोनों के दरमियान में हुआ, लेकिन जब 2018 और उससे पहले के इलेक्शंस हुए और ये 2006 में डॉक्यूमेंट साइन हुआ, उसके बाद मैंने नवाज शरीफ के मुंह से भी सुना कि जरदारी के साथ हमारा गुजारा नहीं है, और उसके बाद वो मेमो गेट लेके चले गए थे अदालत में। दूसरी तरफ आपने सुना कि जरदारी साहब कहते हैं कि अब अगर मियां को हमने माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा, और उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत उल्टा दी। कैसे उल्टाई वो खुद बता सकते हैं, और उसका वो क्रेडिट भी लेते हैं। फिर जिस वक्त सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए प्रपोज किया था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया था अगेंस्ट नवाज शरीफ। आज आप इकट्ठे हो गए, तो इस रवैये को मैं क्या कहूं, इसका कोई और नाम है अगर उर्दू में, तो वो जरा प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अब इन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट पसंद आया। मैं एक सेकंड जी, डॉक्यूमेंट वाकई बहुत अच्छा है, डॉक्यूमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन आपने इस डॉक्यूमेंट को 15 साल से तावीज बना के रखा हुआ। हम तो इस पे प्रैक्टिकल अमल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप भाग गए हैं। आपने ये पकड़ा हुआ जरूर था, और इसको आपने इस्तेमाल इसमें से एक शिक की, और वो नवाज शरीफ साहब ने की कि तीसरी दफा जो वज़ीर आज़म बनना चाहिए था, वो सूट करता था। एक मिनट, लास्ट में आपको सिर्फ इतना कह दूं, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप जो जिस तरह इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, इल्जाम तराशियां असद कैसर और परवेज खटक पे अगर आपकी तरफ से आ रही है, तो आप सबूतों के साथ आए, और अपने उस अली भाटा का भी बताइए कि जो वहां बैठे हुए थे और पैसे देने और लेने वालों में शामिल थे, आपने उनके साथ क्या किया। 14 लोगों में से एक आपने जितने लोग पीटीआई से हमने निकाले, उनको सबको बनाए बाद में। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इमरान खान साहब चौधरी को चोर डाकू कहते थे, तो उनको मैं क्या कहूं। अगर वो शेख रशीद को कहते थे कि इसको मैं चपड़ासी नहीं, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, सायरा अफजल साहिबा, कंवल शौहज़ब साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।